कि ये एक प्रशासनिक क्या बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्होंने कार्यरत था। बहुत सारे पोस्ट इनको मिले थे कि कितनी ब्रिलियंट है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से इनके पिता परमानंद वाली यही लेकर आए। ठीक है, माता इनकी हो गई निर्मला देवी, इनकी पढ़ाई दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में ही सेंट स्टीफन कॉलेज इन्होंने दिल्ली से एमए किया था। अब जाहिर सी बात है, जब प्रशासनिक सेवा में गए हैं तो उसके हिसाब से पढ़ाई भी चाहिए, उतनी हाई क्वालिटी की इनकी पढ़ाई चाहिए। ऐसे ही किसी आईएएस का जॉब नहीं मिलता है, आईएएस का जॉब चाहिए होता है। आईएएस बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा कोई पद है वो है आईएएस। आईएएस अधिकारी जो कि ये थे और उनके विभिन्न पदों पे ये कार्यरत थे। इतने कार्यरत है कि इनको वहां से जब उनको सेवानिवृत्त हुए, वहां से जब रिटायर हुए तो उसके बाद ये चले गए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति थे। फिर वहां से अपनी सेवा देने के बाद अभी वर्तमान में इनकी उम्र 80 साल हो गई है। अभी भी दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी में ये जॉब कर रहे हैं, वहां अपनी सेवा दे रहे हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, इंडियन तो मिले नहीं है, विदेशी मिले। विदेशी में सबसे बड़ा पुरस्कार फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्राफ्ट है, जो कि 2004 में मिला। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, एनी हाउ आता है। ये पुरस्कार के बारे में कहाँ से दिया जाएगा, तो फ्रेंच सरकार दी है। और इंडियन की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1994 में मिला। इनके अलावा भी बहुत सारे प्राइज मिले। कहने की बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत होते हुए इनको साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, कुछ लिखने का। क्योंकि जब हम उब जाते हैं कोई काम को करने से तो हम कुछ गाना सुनते हैं। आज के हिसाब से जो यूथ सोचती है कि चलो थोड़ा सा गाना सुनते हैं, थोड़ा सा बैलों की तरफ चढ़ के आते हैं, उन्हें ग्राउंड में चल कहते थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाए, नहीं चलो चाय पी के आते, कुछ खा के आते। लेकिन ये अपना मनोरंजन करने के लिए कविता लिखते थे। ये कुछ अलग ही थे कि चलो अगर माइंड को रिलीफ देना, कुछ करना है, ठंडक पहुंचानी है तो हम कुछ कविता लिखेंगे, कुछ कहानियां लिखेंगे। इनका ये इंटरेस्ट था, इसीलिए एक तरफ भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी काम किया, दूसरी तरफ हिंदी साहित्य में भी अपना काम किया और इतना योगदान दिया कि साहित्य से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। अशोक वाजपेयी जी इतने फेमस हो गए कि फ्रांस का एक शहर है अविन्यो, जहाँ पे वो साहित्यकार होते वो चाहते हैं कि यहाँ से मुझे निमंत्रण मिले, इनविटेशन मिले, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को वो मौका नहीं मिलता है कि वहाँ जैसे कि ये नोबेल प्राइज हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ये हर कोई चाहता है कि मुझे मिले, कि किसी को मिलता नहीं है। वैसे ही फ्रांस सरकार का एक जगह है अविन्यो, जहाँ पे जो साहित्यकार होते हैं, वहाँ पे जो कवि होते हैं, वहाँ पे अलग अलग देश से इन्विटेशन दिया जाता है कि आप वहाँ आइए, कुछ दिन यहाँ स्टे कीजिए। केवल इंडियन नहीं होते, कभी फ्रेंच हो गए, अमेरिका हो गया, यूरोप का हो गया, अलग अलग कंट्री के साहित्यकार जो फेमस है उनको वहाँ बुलाया जाता है। और कम से कम 100 की संख्या में एक छत के नीचे जो केवल एक बैकग्राउंड के दो साहित्य के कवि रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, लगभग वहाँ रहते हैं। और हर कोई चाहते हैं कि वहाँ से मुझे इन्विटेशन है और मैं वहाँ जाऊँ ताकि मेरा और भी मान सम्मान बढ़े, मेरी प्रसिद्धि और बढ़े। ये कई दिनों से इंतजार में थे कि कभी मेरी अविन्यो से कभी मेरा इन्विटेशन आए, और वो सपना ये सफल हो गया। कब? जब इनका इन्विटेशन आया, फ्रांस सरकार ने इनको बुलाया कि आपको मेरे यहाँ सादर आमंत्रित है, कृपया आप मेरे यहाँ आइए और इस धरती पे आकर अपना आगमन कीजिए और कुछ अपनी लेखनी के द्वारा इस सरकार को कुछ दीजिए। वहाँ कवि सम्मेलन भी होता था अलग अलग कंट्री के लोगों के माध्यम से। उस अविन्यो शहर के बारे में जिक्र किए हैं जो कि अशोक वाजपेयी जी उसमें हिस्सा थे। लगभग वहाँ 19 दिन रहे थे, लगभग वहाँ 19 दिन इस शहर में रहे थे और उस 19 दिन में लगभग 35 कविताएं लिख लिए थे, लगभग 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना, यानी गद्य मतलब कहानी,
19 दिन में बहुत बड़ी बात होती है कि कहानी देख सकते हैं। एक छोटी सी ललित कला आपका 3 से 4 पेज में है। वो कहानी भी लिखे और कविता भी लिखे। बहुत बड़ी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ स्टे कितना किए थे, 19 दिन। तो अपने साथ जब ये वहाँ पे अवेन्यू जा रहे हैं तो कुछ कुछ सामान ले गए, जैसे कि हिंदी का टाइपराइटर, पहले वही चलता था को हिंदी में, क्योंकि जब हम कविता लिखे, जब क्योंकि जो कवि होते हैं ना कल्पना में जीते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है। वो भी सभा में भी रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहे, कुछ सोचते रहे, कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं। जब वो सोचेंगे तो वही अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से लिख देंगे या फिर कहानी लिख देंगे, जो जो उन्होंने अनुभव किया। जैसे वहाँ पे अशोक वाजपेयी ने जो वहाँ फील किया, अनुभव किया, जो उनके मनहा मस्तिष्क में चला, चाहे वो किसी लड़की के प्रति हो, चाहे वो किसी देश के प्रति हो, चाहे दो देशों के मध्य जो लड़ाई हो रही उसके प्रति, जो भी उनके मन में चलता है वो वहाँ अपनी फीलिंग्स लिखे और कविता के रूप में उनके मोती, एक एक शब्द मोती के समान है। तो चलिए अवेन्यू के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये थी उनकी बायोग्राफी, पूरा क्या बोलते हैं ये चैप्टर का सारांश है। तो कब क्या लिखे, किस व्यक्ति से मिले, इसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया। व्यक्ति का नाम बताया गया, एक कविता का छोटा सा अंश भी दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो कवित्री होते हैं या क्या बोलते हैं, कवि होते, वो कथावाचक होते, कल्पना में जीतने। चलो समझ में आया, बढ़े आगे। और इनकी जो अवेन्यू बुक जो लिया गया है इस ललित कला को, तो उनके पाठ अवेन्यू नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। पूछेगा कि कहाँ से ये लिया गया है, तो उसको अंडरलाइन जरूर करना कि कहाँ, उस लाइन को अंडरलाइन करो। तीसरे पैराग्राफ का है दूसरा लाइन। एक आध कृतियों के नाम को अंडरलाइन कीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि थोड़ी सी जगह को अंडरलाइन कर। 10 बरस पहले पहली बार अवेन्यू गया था, यानी कि जब गए थे 10 बरस पहले गए थे, ठीक है। 10 बरस पहले अवेन्यू गया था। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, यानी कि अवेन्यू जो है रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जिसका नाम अवेन्यू है, जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी, यानी कि राजधानी पहले पोप की राजधानी थी। जैसे यहाँ इंडिया की राजधानी वैसे ही पोप की राजधानी थी। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है, यानी कि कुछ जगह पे हर प्रत्येक साल वहाँ रंग समारोह, कवि सम्मेलन हुआ करता है, ठीक है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था, यानी जब इनको इनविटेशन बुलाया गया था अशोक वाजपेयी को कि जब इनको बुलाया गया था उस समय मुख्य देश था भारत, क्योंकि उनको हर टाइम अलग अलग देश की प्रमुखता दी जाती है कि आज भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। जैसे कि सार्क सम्मेलन होता है, एसएससी में पढ़े हो सार्क या दक्षेश नहीं पढ़े हो, तो नहीं पढ़े छोड़िए। वहाँ भारत केंद्र में था। पीटरब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, मतलब वहाँ पे फर्स्ट टाइम महाभारत जो कि इंडियन ग्रंथ है उस पे जो पीटरब्रुक है वो लिखे थे, उनके द्वारा ये पब्लिश होने वाला था अवेन्यू में, ठीक है। तो पीटरब्रुक है, उनका विवादास्पद महाभारत पहले पहल फर्स्ट टाइम प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था, यानी पीटरब्रुक के कहने पर इनको वहाँ पे इनविटेशन मिला था। हो सकता है कि किसके कहने पर वहाँ पे मेरे को वहाँ बुलाया गया था। अब वहाँ अवेन्यू
का दृश्य बता रहे हैं कि आविनिया कैसे दिखती है। पत्थरों की एक खदान में आविनियों से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी, यानी कि भव्य, जहाँ ये महाभारत का कार्यक्रम रखा गया था वहाँ का दृश्य बता रही भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आदि सभी साहित्यकार का नाम है, जितना भी हम नाम ले रहे हैं सभी अलग अलग देश के साहित्यकार और बड़े बड़े साहित्यकार हैं, क्योंकि जो ब्रिलियंट थे उन्हीं को बुलाया गया था। नीचे तबके वाले लोगों को नहीं, जो अभी अभी इस क्या बोलते साहित्य की दुनिया में आए थे, नहीं, जो ऑलरेडी अपना पैर जमा चुके थे उनको वहाँ बुलाया जाता है। तो कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्कबिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गया था। अब वहाँ की पुराने जमाने की कालमूर्ति के बारे में बताया। एक बंदिश भी याद है, बंदिश संगीत में तुम लोग को पता होगा तो संगीत, एक बंदिश भी याद है, ध्रुम ध्रुम लता लता, है ना, उस बंदिश का नाम। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान स्थलियों में बदल जाते, यानी कि जितने भी जब ये कार्यक्रम होते थे उस टाइम वहाँ पे फ्रांस के जितने भी चर्च रहते थे या फिर पुराने स्थान वहाँ पे फ्रेंच सरकार अपने अंडर में ले लेती थी, क्योंकि जो अतिथि आते थे उनको ठहरने का, रहने खाने का वहाँ पे इंतजाम करते थे। सभी रंग समारोह में तब्दील हो जाते थे। फिर आगे बोलते हैं, रोन नदी के दूसरी ओर, एक मान लो बीच में रोन नदी है, ठीक है, ये मान लो बीच में रोन नदी है, एक तरफ है आविनियो और एक तरफ देखो क्या है, बीच में वो बॉर्डर है। रोन नदी के दूसरी ओर आविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, यानी कि वो आजाद है। नाम है विल्नोव-ल'आविग्non। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि रोन नदी के दूसरी तरफ जो स्वतंत्र हिस्सा है उसका नाम क्या है, तो विल्नोव-ल'आविग्non। आई थिंक पूछा भी था सेंटर एग्जाम, पूछा था, इसका नहीं पूछा है, ये भी लग रहा पूछा है। आविग्non का नया गांव था, ठीक है, या कहें शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, यानी कि जो जगह किला बना था वहाँ पे दुश्मनों की नजर रखने के लिए वो किला बनवाया गया था, जिसका नाम था विल्नोव-ल'आविग्non। उसी में कार्तूशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका नाम है ला सत्रुस। ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्तूशियन को इम्पोर्टेंट कर लो। कार्तूशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ जो कि दूसरी साइड में, ठीक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसकी धार्मिक उपयोग होता रहा, यानी कि जो वो ला सत्रुस ईसाई मठ था जब तक 14वीं सदी तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा, उसके बाद नहीं। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, तो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था, यानी कि जो कार्तूशियन संप्रदाय के लोग थे वो मौन में विश्वास करते थे, शांति में विश्वास करते थे, किसी से लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। क्रांति होने पर, यानी कि जब दो देशों के मध्य जब लड़ाई हो रही थी, तो इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए उस जगह पे, उस मठ पे सभी लोग, साधारण लोग चढ़े कि मेरी जान बच जाए, क्योंकि भयंकर युद्ध चला। फ्रांस की क्रांति तुम लोग पढ़े और फ्रांसीसी क्रांति, जिसको फ्रेंच क्रांति भी कहते हैं और फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। जब क्रांति हुई थी तो जो 20 तबके के लोग हैं उसी मठ में जाकर अपनी जान बचाए थे। इसी सदी की शुरुआत में तो ला सत्रुस के जीर्णोद्धार यानी उद्धार के लिए की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर यानी वापस लेकर उनका बहुत संवेदनशील और सुघर यानी कि सुंदर, सुघर मतलब सुंदर
कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। यानी कि वो युद्ध में वो जो मठ था तहस नहस हो गया था, तब वहाँ की जो सरकार थी जब जीती तो उसको जीर्णोद्धार के लिए मतलब रिनोवेशन के लिए लिया था कि ताकि पहले जैसा हो जाए। बात समझ गई? हम पहले बता रहे थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा, इसलिए दिमाग को अवसर करके समझना। इससे भी क्वेश्चन एक या दो एनी हाउ आता है, खासकर ऑब्जेक्टिव टू आता है। ठीक है, उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखने में उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की। यानी कि ऐसे खाली पड़े स्थान तो जगह है किसी को दे दो, ताकि जिसको हम किराए पर देंगे वो जहाँ अपना चलाएगा तो साफ सुथरा अच्छा से करेगा ना, इसीलिए उसको बचाने के लिए एक कला केंद्र की स्थापना की गई उसमें। ठीक है, यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है, जो कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही चीज। ठीक है, यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, अब वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं उसके बारे में भी जिक्र किया गया, जैसे कि रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, केवल साहित्यकार नहीं जाते, देखो कौन कौन जाता है। ठीक है, रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ जाते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक कार्य करने में बिताते हैं। यानी कि सारे कुछ नए क्रिएटिविटी, क्योंकि जब मेरा माइंड घर समाज से, घर परिवार से दूर कहीं एकांत जगह जाओगे तो लोग अपने लिए नहीं जीता है, वहाँ तुम अपने लिए सोचोगे, और जब अपने लिए खाली जगह बैठोगे तो कुछ लगे कुछ नया चीज़ करें, कुछ ऐसा चीज़ का निर्माण करें ताकि मेरे लिए बेनिफिशियल हो, तो वही रचनात्मक, इंग्लिश में कहे तो क्रिएटिविटी। ठीक है, काम करने में बिताते हैं। अब वहाँ जो एवेन्यू जो जगह है वो कैसा अंदर से स्ट्रक्चर दिखता है उसके बारे में एक एक चीज को बताएं। ठीक है, अंदर बाहर दोनों हो गया। दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित है, यानी कि रेडी है। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है, यानी कि बाथरूम है वहाँ अवेलेबल है। वहाँ के अंदर की बातें बता रहे हैं अशोक पाचरे जी बता रहे हैं, क्योंकि ये जब गए वहाँ घूमने के लिए एक एक चप्पे को उन्होंने बताया, लिखा है। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है, मतलब इस टाइम की संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, यानी कि जो एक अच्छा वो जो चैम्बर के मुख्य द्वार है, मान लो कि ये घर है, ठीक है, सॉरी वो जगह है एवेन्यू, जो द्वार है, जो मुख्य द्वार है, वो ऐसी जगह खुलते थे पीछे में, ताकि पीछे वो कब्रगाह जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कब्रगाह, के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। पर पीछे आंगन भी है, यानी पीछे साइड में जो गलियारा है वहाँ आंगन भी है और दरवाजा भी है, और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी, यानी कि पीछे में एक दरवाजा भी है आने जाने का। ठीक है, आप देखो वहाँ कैसे वहाँ रौनक है। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा, यानी जो भी वहाँ लोग गए थे उस एवेन्यू जगह पे रुके हुए थे, स्टे किए हुए थे वहाँ पे 7, क्योंकि 19 दिन ये रुके हुए थे, जैसे कि हफ्ते 7 दिन में से 5 दिन वहाँ पे सभी लोगों को शाम के समय बैठकर नाश्ता करना था। ये कंपल्सरी था, कोई स्किप नहीं कर सकता था, कोई रूम में नहीं बैठ सकता, सबको निकल के आना है, और बाकी 2 दिन खुद ही से बना के खाना खाना है। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है, बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर खाना होता था। ये वहाँ एवेन्यू का बात बता रहे हैं। औसतन 50 से सैलानी एक जगह देखने आते हैं, यानी कि उस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस भी था, उस जगह पे लोग देखने के लिए भी जाते थे कि
या क्यों है क्या, ये जगह क्या है, ये मठ को देखने के लिए जैसे हम लोग मंदिर भव्य मंदिर को दर्शन के लिए जाते हैं ना, वैसे वहाँ के लोग उसको दर्शन के लिए जाते हैं। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है, यानी कि जो आमिनियो जगह है एकदम शांत है, यानी कि एकदम शांति माहौल में है। अगर कोई शांति नहीं पसंद करता है वहाँ पे उसको लगेगा कि जैसे जिस पाँव से गए उसी पाँव से भागा। इसलिए नीरव स्थान है, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो आमिनियो है, नदी किनारे, रोन नदी के किनारे आमिनियो है और कुछ कुछ नहीं। अगर अपने साथ कोई इंतजाम खाने पीने का कोई नहीं लेगा वो नहीं मिलेगा। फिर अब भी जो दूसरे साइड जो नया गांव है उसके बारे में बता रहे हैं, रोन नदी के दो साइड है ना, अब दूसरे साइड के बता रहे हैं। ये सब कौन बता रहा है? अशोक वाजपेयी, क्योंकि वो वहाँ गए हुए हैं। वीरनाव एक छोटा सा गांव है जहाँ एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि हैं वहाँ पे। उसी के अंदर इतनी चीज है वहाँ। आविनियो और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। दूसरे गांव के बारे में, विलनाव के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जो दूसरे साइड है। हाँ, फिर आगे फ्रेंच सरकार के सौजन्य से लास क्रूज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता यानी कि इनविटेशन मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। यानी कि अभी वो गए, एक साल पहले उनको इनविटेशन मिला था जो कि गर्मियों में, अब अगले साल हो जाएंगे। वही बोल रहे हैं कि फ्रेंच सरकार के सौजन्य से लास क्रूज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। एक साल पहले उनको इनविटेशन मिला था यहाँ आने के लिए, तब नहीं जा पाया था, कोई इनिशियल वर्क था, इसके वजह से ये नहीं गए थे। यूं अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था क्योंकि ये ऑलरेडी प्रशासनिक विभाग में थे, वहाँ से छुट्टी लेना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 24 आवर्स 7 डेज वहाँ ड्यूटी होती है। हमारे इस विद्यालय में तो ऐसा नहीं होता, कम से कम संडे मिलता है, लेकिन वहाँ नहीं मिलता है। 7 दिन जाना है, 24 घंटे। तुम आप घर पे भी तुम चले गए, अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया कि आना है तो उसी वक्त, चाहे रात का 2 क्यों नहीं बजता हो, तुरंत जाना है। ऐसी ड्यूटी है, बहुत बड़ा पद है तो बड़ी ड्यूटी है। तो यूं अवधि 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, तो कुछ 19 दिन रहा वहाँ, यानी 19 दिनों तक यहाँ पे रहे थे, जो कि कब से कब तक है ये भी ड्यूरेशन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जो 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक, जो कि 1994 में ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये वहाँ पे रहे, कुल 19 दिन। अब वहाँ अपने साथ क्या क्या ले गए थे इसके बारे में भी, क्योंकि साहित्यकार एक एक चीज़ का बता रहे हैं। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गए थे। पहले तो टेप्स आता था ना रील्स में, गाना सुनने के लिए, अभी तो मोबाइल में सब सुन लेता है, पहले टेप्स आता था। ले गए थे सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला अवसर था। यानी सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए वहाँ जाने, जो व्यक्ति गया अपने लिए गया, क्योंकि अपने आप से मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। सब लोग से सबसे मिल लेते हैं, इतनी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में, इतनी दौड़ भाग की ज़िंदगी, अपने आप को भी कभी समय दीजिए। सबको बोल रहे हैं आज के टाइम में, तुम स्टूडेंट हो या कुछ पलों के बाद किसी न किसी पद पे रहोगे, कोई बिजनेस करेगा, कुछ करेगा, लेकिन खुद के लिए किसी के पास टाइम बचेगा ही नहीं। इसलिए कभी कभी खुद के लिए छुट्टी लो और कभी ऐसी जगह पे जाओ ताकि सोचो कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, किस लिए मेरा यहाँ जन्म हुआ है, क्या उद्धार है। क्योंकि जिसका भी यहाँ जन्म होता है, ऊपर वाले ने जिसको भी इस धरती पे बैठे, कुछ न कुछ उसका
इसका उद्देश्य होता है तुमको ये कार्य करके आना है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये उम्र के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या कार्य है, कि बिना कार्य को आपको यहाँ जन्म मिल नहीं सकता। ये हम एज ए ग्रंथ के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है, मैं अपने से नहीं बोल रही। फिर आगे कितने निकट एकांत यानी कि एकदम एकांत चौरा जिसको कहते हैं तुम्हारी भाषा में क्या चौरा समझते हो? चौरा कुछ नहीं होता, खाली वही बोले इतने निकट एकांत में रहने का वही चौरा समझो, ठीक है। रहने उतने अकेले में नहीं रहते जो कि वहाँ अकेले रहे थे। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ 19 दिनों में, ठीक है। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। अविनियो एक प्रमुख यानी मतलब फेमस एक कला केंद्र रहा है। पिकासो के बारे में भी जानते हो तुम लोग? पिकासो कौन था? विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादेमोसेल द अविनियो। इसको भी अंडरलाइन करना। पिकासो द्वारा कौन सी कृति है जिसका नाम ये है, इसको ये आप पूछता है। कभी अति यथार्थवादी कवित्री, वहाँ की कवित्री, ठीक है। यथार्थवादी यानी कि जो चीज उसने देखा वही चीज लिख दिया, उसी को यथार्थवादी बोलते हैं, जिसका नाम है आंद्रे बेत्रा, रेने शाह और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविनियो में साथ रहकर लिखी थी। यानी पूछ सकता है वो कौन 3 कवित्री थी जिन्होंने संयुक्त रूप से 30 कविताएं लिखी थी। इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछता है लिखने के लिए इन तीनों का। ला शत्रुज ने निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी तो इन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ। ये तीनों जो कवित्री थी बड़ी छोटी छोटी उम्र की थी, ज़्यादा इनका एज नहीं था, क्योंकि इतने कम एज में इन तीनों ने 30 कविताएं लिखी। तो जो वहाँ के हेड ऑफ ऑनर थे, छोटे थे, आश्चर्यचकित कर रहे थे क्या बात है, उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि सभी वहाँ छोड़ेंगे ना। अविनियो गए हैं, आप किस लिए बुलाए गए थे? खाली रहने ठहरने खाने पीने के थोड़ी ना बनाया गया था। जो कुछ अपना लिखे वहाँ दे के जाइए। तो अचरज हुआ था। अचरज मुझे कम नहीं है। अब उन तीनों के बारे में बता रहे। वे सुंदर भी थी, निविड़ भी थी, सघन भी थी, सुनसान दिन और रातें थी, भय भी था, पवित्रता भी थी और आसक्ति से भरी हुई थी उस अविनियो में, ठीक है। ये सब था, कोई चीज की कमी नहीं थी अविनियो को। सॉरी उनका नहीं, अविनियो के बारे में। वो सुंदर भी था अविनियो, निवड़ भी था, सघन भी था, निखाना, सुनसान दिन भी थी, रातें थी, भय भी यानी डर भी था, पवित्रता भी थी और आसक्ति से भरी हुई थी। ये सब मिलकर अविनियो था, ठीक। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है, यानी जो वहाँ लोग गए थे ये साक्ष्य है। अविनियो को उसी के एक मठ में रखकर लिखी गई कवि प्रणीति भी हर जगह हम कुछ पाते और बहुत कुछ गवाते, यानी बहुत कुछ लेता भी तो गवाते। मान लो जो व्यक्ति वहाँ गया तो फैमिली से ऐसे भी दूर हो गया, जॉब पे है वहाँ से भी दूर हुआ कुछ टाइम के लिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ पाया भी वो। ला शत्रुज ने जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गंवाया उसकी गहरी पीड़ा भी है। जो गंवाए वो भी पीड़ा है। उसी पर एक कविता है, प्रतीक्षा करते पत्थर। जब ये एलॉन में शांति में बैठे हुए अशोक बैठे थे तो इनके सामने एक पत्थर, एज्यूम करो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा हुआ है। इस अविनियो को जो जगह है, जो क्या बोलते हैं, जो मठ है, उसके टॉप फ्लोर पे जाके बैठ गए और सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि सामने एक पत्थर है और इनसे नदी बह रही है। उस पत्थर से अपनी फीलिंग्स क्या बता रहे हैं, कि वो उनके मन में क्या चल रहा है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं पत्थर के सहारे। तो प्रतीक्षा करते पत्थर,
जाने किसका? किसी देवता या काल की तो नहीं। जो पत्थर है पता नहीं किसके इंतजार में बैठे हुए हैं, किसी भगवान जी के या किसी काल के। कोई आया हमें टुकड़ों में बांट दे, किस लिए वो कर रहे हैं पता नहीं, किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। इतने धीरज से यानी कि संयम से रेशा रेशा झेलते हुए, यानी कि अपने आप को एकदम ठंडी दोपहरी में बदन को संघर्ष कर रहे हैं पत्थर जो दांव में रखे गए हैं। सिरा सिरा झेलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा में, किसी प्रेमिका की प्रतीक्षा में रुक रहे हैं, किसी के अपने सहयोगियों के, अपने रिलेशन में जैसे मम्मी पापा हो गए, क्योंकि उन सबका भी रिलेशन होता है। जब तुम बायोग्राफी क्या होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में पढ़ते हैं पत्थरों के बारे में? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। मैं गिरता है सूखी पत्तियां, धूप गिरती, यानी कि मैं भी, बादल आएंगे, सूखी पत्तियां, यानी कि हर तकेगा, हर मौसम का प्रहार उस पत्थर पे होगा। कभी धूप तेज आएगी, चिलचिलाती धूप, कभी बारिश होगी, कभी बाढ़ आएगी, फिर भी वो वहाँ से टस से मस नहीं होता है। किसकी इंतजार में, किस लिए, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पत्थर? लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि कवि जो होते हैं ना, कल्पना से कुछ भी किसी चीज़ को लेकर वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं। हो सकता है अशोक वाजपेयी किसी को याद कर रहे हैं उस पत्थर के सहारे, उनके मन में हो सकता है अपने बच्चों को याद कर रहे हो कि मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ, मेरे बाल बच्चे कैसे होंगे, सही से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, या फिर अपनी पत्नी के बारे में, या फिर जो वो कार्य कर रहे थे, प्रशासनिक सेवा में थे, क्या वहाँ पे सब चीज़ अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसी को दिमाग में चल रहा है। बहुत सब तरह की आवाज़ें उनमें थी कि मेघ गिरता है, सूखी पत्तियाँ, धूप गिरती हैं आवाज़ें, भाई भाई करता रात का बियाबानी। जब अंधेरा होता है, पत्थर वहाँ है, चारों तरफ घनी अंधियारी है, जहाँ कुछ नहीं दिखता है, भाई भाई करता रात का बियाबान और अंधेरा। अपने अभेद हृदय में, यानी अपने अभेद जो हृदय है, जो हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हैं, यानी कि पुरानी धुन जो है मन में गुनगुना रहे हैं। ये गुनगुना रहे हैं अशोक वाजपेयी जी, गुनगुना रहे हैं, कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। क्यों, किस लिए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर? हरे सपने भूरी पहेलियाँ, पीला पड़ता समय, यानी समय दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है हर दिन, क्योंकि वो हर दिन जो 19 दिन वहाँ जब रहे थे, वो हर दिन आके देखे पत्थर जियो करते हुए किसकी इंतजार कर रहा है? क्या वो मैं हूँ या फिर कोई और है? ऐसी न जाने कितने क्वेश्चन, कितने प्रश्न इनके मन मस्तिष्क में पहुंच रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सिजती भाषा आदिम अंधेरा, सिजती भाषा आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, हर ओर से घेरता है, हर लैंग्वेज में घेरता है, पर अपलक भी, अपलक यानी कि जो आंखें की पलकें बिना पलके झपकाए, पर अपलक बाट अब होती है, बिना पलकों को झपकाए हम उसका राह तक रहे हैं कि कभी ना कभी वो आएगा। चाहे वो प्रेमी हो, प्रेमिका का इंतजार कर रहा हो, या प्रेमी अपने प्रेमिका का इंतजार कर रही है, बिना पलके अपलक झपकाए हुए अपने प्रेमी की राह देख रही है, टक रही है। एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। बात समझ में आई? अब इसको डिफिनेशन नहीं करना होगा कि बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द लिखते हैं, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, लेकिन उनकी भी संघर्ष की दाद देनी पड़ेगी। आगे बढ़े। के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि जब एक बताएंगे, यहाँ पासी में रोन नदी है, यानी कि जहाँ वो आमिनियों में ठहरे हुए हैं, पासी यानी कि बगल में ही रोन नदी है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया, यहाँ पासी में रोन नदी है, एक इस तरफ विलना और दूसरी ओर आवेन्यू। अभी जो कि मैंने पहले ही बताया डेफिनेशन, एक तरफ आवेन्यू दूसरी तरफ विलनो, यानी कि एक नई बस्ती। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके
के तट पर बैठे थे, यानी रोन नदी के तट पर वो बैठे हुए थे अशोक वाजपेयी जी। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो, तट पर बैठे तो कई बार लगता है जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। यानी किसी भी चीज को देखोगे ना, किसी हम ब्लैक बोर्ड पे जो चीज हम लिखे हैं उस दिन हम बोलते हैं कि 10 मिनट तक एकटक इसको देखो, बिना पलक झपकाए, आंखों को मुल्काना नहीं है, तुमको लगेगा कि ये कांप रहा है, चल रहा है, कांप रहा है, चल रहा है। एकटक कहीं नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ नजर इस पे। तो वही बोल रहे हैं कि जल स्थिर, जल ठहरा हुआ है कि तट चल रहा है, इनको ये लग रहा है क्योंकि एकदम गौर फरमाए हुए। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है, यानी नदी के वहाँ बैठना भी उनको लग रहा है कि उसके साथ बहना है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है पर हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। विनोद कुमार शुक्ला की कौन सी कविता है जो कि एक कविता के माध्यम से नदी का बखान किए हैं कि नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नहीं नदी चेहरा नहीं ले होते हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। कुछ देर के लिए सही नदी चेहरा जरूर हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, किसी में भेदभाव नहीं करती, वह सबको भी होती है। उसमें कष्ट इसमें नहीं आता है कि हम इस पे अपना जल छिड़केंगे और इस पे अपना जल नहीं छिड़के। वो एक साथ बहाव आती है और सबको भिगो देती है जो उस किनारे पे रहता है। थोड़ी देर के लिए ही क्या नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं, उसी की बिरादरी में हम शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है, सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते, क्योंकि एक नदी ऐसी नहीं बनती, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। कल ही मैंने बताया था, घड़े से जब घड़ा बूंद बूंद कंटिन्यू होगा तो छोटा सा तालाब बनेगा, तालाब से नदी बनेगी, क्योंकि नदी में भी बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती है, तब जाके बड़ी नदी बनती है। वो नदी अनेक नदियों के संगम से सागर बनता है। हाँ, जानते हो ना कि सभी छोटी बड़ी नदी, जैसे कि गंगा नदी हो जाके कहाँ मिलती है, बंगाल में, और बंगाल में गिरती है, सागर में गिरती है। फिर उसमें समाहित होती रहती हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मलाएं, शब्द, भंगिमाएं, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती और तदाकर होती रहती हैं। कविताएं भी ऐसी हैं, कहानियाँ भी ऐसी हैं। एक एक देखो कविता शब्द हमारे पास है, कौन सा शब्द क्या लाएं, कैसे जोड़े कि कविता बन जाए। ये भी बहुत इस नदियों की भांति है, बूंद बूंद जैसे, बूंद बूंद से घड़ा जैसे बढ़ता है, इस शब्द से कविता भी बनता है। बिना शब्द चैन से हम कविता का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ना नदी के किनारे कहाँ थे हम, तदकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। यानी नदियाँ जैसे कभी सूखती नहीं है, कभी अपार सागर कभी नहीं सूखेगा, वैसे ही कविता शब्द कभी भी रिक्त नहीं होती है, खाली नहीं होती है। ना नदी के किनारे ना ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुले पन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। नदी और कविता में बरबस है, हम अचानक ही शामिल होते हैं, हम उसको अछूता नहीं कर सकते। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक आती है।
जब हम कविता बोलते हैं, पाठ का गायन करते हैं, वाचन करते हैं, उसके हिसाब से मेरा फेस भी रहता है ना। वैसे ही बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक निरंतरता यानी कि लगातार नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है, निर्जल अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, यानी अशोक वाजपेयी जी नदी से बोल रहे हैं कि कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। इसी के साथ अशोक वाजपेयी की जो फीलिंग्स थी, आविनियों में जो रहकर उन्होंने अनुभव किया, फील किया, उन्होंने एक एक डिटेल्स अपनी कविता के माध्यम से छोटी सी जीवनी में बता दिए हैं कि अभिनय क्या था, पहले क्या था, अब क्या है, कैसे उसका निर्माण हुआ, अंदर से कैसे स्ट्रक्चर है, बाहर से कैसे है, ये कहाँ है, किस लिए ये अभी फिलहाल वर्तमान में इतना फेमस है, इसी के बारे में जानकारी देते हैं। इसी के साथ अभिनय चैप्टर समाप्त।